अब यहाँ पर हम बात ये करेंगे नेक्स्ट कि इन फैक्टर्स में से कौन सा फैक्टर ग्रुप में भी ऑपरेटिव है और कौन सा फैक्टर पीरियड में भी ऑपरेटिव है। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, कौन सा फैक्टर सिर्फ ग्रुप में ऑपरेटिव है और कौन सा फैक्टर सिर्फ पीरियड में ऑपरेटिव है। टोटल 3 पॉइंट्स हो गए और ये भी एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज का कम होना, ये अलोंग द पीरियड है। एटॉमिक साइज का कम होना डाउन द ग्रुप नहीं है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। तो ये वाला फैक्टर ग्रुप में भी ऑपरेटिव है और पीरियड में भी ऑपरेटिव है, दोनों में ऑपरेटिव है। अगर हम बात करें Z, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया, ये वाला फैक्टर ग्रुप में ऑपरेटिव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीरियड में ऑपरेटिव है। और अगर हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट, तो अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं तो इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी कांस्टेंट रहता है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो क्या मतलब हुआ कि शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर पीरियड में ऑपरेटिव नहीं है, सिर्फ कहाँ पर ऑपरेटिव है, ग्रुप में ऑपरेटिव है, पीरियड में ऑपरेटिव नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑर्बिटल, अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, तो फर्स्ट ए सारा का सारा एस ब्लॉक, उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, एस में आता है। सेकंड ए का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, एस में आता है। तो ग्रुप में नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रही होती है। तो क्या मतलब हुआ, नेचर ऑफ ऑर्बिटल का जो फैक्टर है वो सिर्फ पीरियड में ऑपरेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लिथियम और बेरिलियम की बात करें एस ब्लॉक, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन की बात करें तो वो किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। तो एक पीरियड में मूव करते हुए नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज हो रही होती है। या एक और एग्जांपल ले लें, आपके पास पोटेशियम है और कैल्शियम है, दे बिलोंग टू एस ब्लॉक, एस से रिमूव करना होगा। लेकिन उसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनीडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, निकल, क्यूप्रम और जिंक, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर डी से रिमूव करना होगा। फिर उसके बाद गैलियम एंड ऑनवर्ड आप डिस्कशन करें तो वो सारे के सारे किससे बिलोंग करते हैं, पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। मतलब ये हुआ कि एक पीरियड के अंदर नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज होती है, लेकिन एक ग्रुप के अंदर नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज नहीं होती। तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल का जो फैक्टर है ये पीरियड में ऑपरेटिव है, ग्रुप में ऑपरेटिव नहीं है। फिर उसके बाद मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा पीरियड में ऑपरेटिव है, ग्रुप में ऑपरेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें हाइड्रोजन के हवाले से, मैं फर्स्ट ए की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन 1s1, लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1 एंड सो ऑन। क्या मतलब हुआ कि एक ग्रुप के अंदर जो मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है वो थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर हम पीरियड की बात करें तो लिथियम क्या है, इट इज़ 2s1, बेरिलियम क्या है 2s2, मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। और फिर उसके बाद अगर हम बोरॉन की बात करें तो 2s2 एंड 2p1 है, फिर 2p2 है, फिर 2p3 है, फिर 2p4 है, फिर 2p5 है और अल्टीमेटली 2p6 है। तो मोड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियड में ऑपरेटिव है, ग्रुप में ऑपरेटिव नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप क्रॉस कर दिया, यहाँ पर भी मैंने बेटा ग्रुप क्रॉस कर दिया, यहाँ पर बेटा मैंने पीरियड को क्रॉस कर दिया और यहाँ पर मैंने ग्रुप को क्रॉस कर दिया। अब सवाल ये है कि आपके पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, कौन सा फैक्टर ग्रुप और पीरियड में दोनों में आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है? तो आपका आंसर क्या बनेगा बेटा, ए ऑप्शन। और अगर मैं पूछूं इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा फैक्टर सिर्फ ग्रुप में ऑपरेट करता है, सिर्फ ग्रुप में इफेक्ट करता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, चार्ली बनेगा। और अगर मैं पीरियड की बात करूं तो फिर बेटा आपका आंसर डेल्टा बी बन जाएगा और आपका आंसर बीटा बी बन जाएगा। तो फिर मुझे यहाँ पर डेल्टा में कुछ और लिखना पड़ेगा ताकि एमसीक्यू की ऑप्शंस मेंटेन की जा सके। तो यहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे होंगे। अब द लास्ट बट नॉट लीस्ट जरा देखिएगा, अब हम बात करेंगे बेटा ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल।
ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल के हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन दी ग्रुप। तो बेटा डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी बेटे इट्स गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर ग्रिप कम होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो दिस वाज अबाउट डाउन द ग्रुप। अब बारी आ जाएगी किसकी? अलोंग द पीरियड। तो देखिएगा अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड, और ये याद रहे कि ये लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। लेफ्ट टू राइट अगर हम यहाँ पर लिखें कि आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होता है, तो बेटा मैं ये लिख रहा हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है जनरली। अब मैंने जनरली क्यों लिखा, इसका मतलब है यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन ज़रूर होगी। तो यहाँ पर अलोंग द पीरियड में बेटा कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और वो एक्सेप्शंस कौन कौन शो कर रहा है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो एक्सेप्शंस बाय थर्ड ए एंड बेटा सिक्स्थ ए हैं। ये एक्सेप्शंस आपने ज़हन में रखनी है। अब इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिएगा ज़रा, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है? फर्स्ट ए की। इससे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? सेकेंड ए की। और उससे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए? थर्ड ए की। लेकिन बेटा फर्स्ट ए से ज़्यादा है थर्ड ए की, और थर्ड ए से ज़्यादा है किसकी? सेकेंड ए की। और फिर यानी कि थर्ड ए के हवाले से हमने बात की कि एक्सेप्शन आ गई है। फिर फोर्थ ए की ज़्यादा है, और फिर फिफ्थ ए नहीं बल्कि क्या, सिक्स्थ ए की ज़्यादा है, और फिर फिफ्थ ए, और फिर सेवंथ ए, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एट्थ ए। ये आपके पास आयोनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड का ट्रेंड है। आपकी मर्जी है, आप इस ट्रेंड में आप यहाँ पर सोडियम लिख दें, यहाँ पर आप एल्यूमिनियम, यहाँ पर आप मैग्नीशियम, यहाँ पर आप सिलिकॉन, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सल्फ़र, यहाँ पर फॉस्फोरस, यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर बेटे आर्गॉन। अब ये तो मैंने सिंबल्स लिख दिए, आप इनके एटॉमिक नंबर्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 11, इसका क्या है? 13, इसका क्या है? 12, इसका क्या है? 14, इसका क्या है? 16, इसका क्या है? 15, इसका क्या है? 17, और इसका क्या है? 18। ठीक है, तो यहाँ पर MCQs बड़ी आसानी के साथ बिल्ड किए जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर इसको एक ग्राफ से शो कर लें, फिर इसका क्वेश्चन बना लेते हैं। लिथियम की वैल्यू बेटा सबसे कम है, लिथियम के बाद बेरिलियम की वैल्यू ज़्यादा है, और बोरॉन की वैल्यू कम है। हालांकि बोरॉन की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो बोरॉन की वैल्यू कम है। फिर उसके बाद ये कार्बन, नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा है, जबकि ऑक्सीजन की क्या है? कम है। फिर उसके बाद फ्लोरीन, एंड देन नियॉन। अब मैं सिंबल्स लिख देता हूँ। यू आर हैविंग लिथियम, नोट कीजिएगा, यू आर हैविंग लिथियम, you are having beryllium, you are having boron, you are having carbon, you are having nitrogen, and then oxygen, और फिर क्या है आपके पास? फ्लोरीन, और फिर आपके पास क्या है? नियॉन। ज़रा नोटिस करें कि इस जगह पर आपके पास वेरिएशन है भी है। यहाँ पर आप नोटिस करें आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होनी चाहिए?
डेफिनेटली ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा है, ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो गई है, तो ये एक्सेप्शन आ गई। अब यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ आप MCQ बना सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूँ, ज़रा देखिएगा प्लीज़। यू आर हैविंग ए ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन लिथियम, सी ऑप्शन बेरिलियम और डेल्टा ऑप्शन बोरॉन। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, मैं दोबारा से ऑप्शंस लिख देता हूँ। यू आर हैविंग ए ऑप्शन सिलिकॉन, you are having beta option carbon, you are having Charlie option nitrogen, you are having delta option oxygen। यानी कि मैंने इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश की है। तो अगर मैं पूछता हूँ कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो बेटा होनी किसकी चाहिए, बोरॉन की, लेकिन किसकी है, दिस इज ऑफ बेरिलियम। अब सवाल बनता है क्यों, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो बेटा इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। इसको नोटिस करें, ये फुल फिल्ड है, और फुल फिल्ड के हवाले से हमने क्या बात ये कही थी कि हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड, सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या मिलती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई है, किससे, बोरॉन से। इसी तरह से अब ये इन ऑप्शंस में से मैंने पूछा कि किसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, मैं यही क्वेश्चन दोबारा नई ऑप्शंस के साथ पूछ रहा हूँ कि किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डेल्टा ऑप्शन। तो अगेन आपका आंसर बेटा क्या बनेगा, ये चार्ली ही आंसर बनेगा। क्यों, यहाँ पर रीज़न लिख लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा ज़रा, इट इज़ 1s2 2s2 एंड 2p3। अब ये हाफ फील्ड है, ये क्या है, हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड की वजह से, हाफ फील्ड की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज पोजेस्ड बाय चार्ली ऑप्शन नाइट्रोजन, हाईएस्ट एनर्जी इज पोजेस्ड बाय चार्ली ऑप्शन बेरिलियम। मैंने ऑप्शंस चेंज की हैं। अब इसी तरह से ज़रूरी नहीं है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछी जाए, लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी भी पूछी जा सकती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, करेक्ट ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, और इनकरेक्ट ऑर्डर भी पूछा जा सकता है। तो अब आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से आपको इसको याद रखना है, और हाईएस्ट के हवाले से और लोएस्ट के हवाले से भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लाइक दिस, ये आपके पास लाइक दिस, ये एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, तो किसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, डेफिनेटली योर आंसर विल बी मैग्नीशियम। और किसकी लोएस्ट है, सोडियम। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरफ से लिखेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, और ये करेक्ट ऑर्डर है कि इनकरेक्ट ऑर्डर है, इट इज़ अ करेक्ट ऑर्डर। तो 6 सवाल बनते हैं, हाईएस्ट बताएं, लोएस्ट बताएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताएं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताएं, करेक्ट ऑर्डर बताएं और इनकरेक्ट ऑर्डर बताएं। तो वो इस पोर्शन से भी किया जा सकता है और वो इस वाले पोर्शन से भी किया जा सकता है। लाइक दिस, ये देखिएगा आपके पास सिलिकॉन, यहाँ पर इस पोर्शन से भी सवाल किया जा सकता है। और कौन से ग्रुप्स एक्सेप्शंस शो करते हैं, तो बेटा वो आपने लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि एक्सेप्शंस कौन से, 3rd A एंड 6th A। एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन देम, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने की बजाय कम है। 6th A की आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज़्यादा होने की बजाय कम है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से हैं। और फिर इसके बाद एक छोटा सा नोट जहन में बिठा लें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिएगा ज़रा प्लीज़, दिस वन इज़ अ नोट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। क्या मतलब है कि मेटालिक कैरेक्टर का और आयोनाइजेशन एनर्जी का बेटा इनवर्स
रिलेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का और मेटालिक कैरेक्टर का इनवर्स रिलेशन है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। तो ये इनवर्स रिलेशन है, इसको खास तौर पर आप लोग जहन में रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल डिस्कस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जी बेटा, वी विल डिस्कस नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड, जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या था, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, यहाँ पर क्या है, रिलीज्ड। तो यहाँ पर एक बात वाज़ेह हो गई कि बेटा ये कौन सा प्रोसेस है, दिस वन इज एंडोथर्मिक एंड दिस वन इज गोइंग टू बी एक्सोथर्मिक। ये इसमें फर्क आ गया। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यहाँ पर एक और बात कि यहाँ पर आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पर बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो बुनियादी फ़र्क हैं जो कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में मौजूद हैं। अब डेफिनेशन में अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ द एनर्जी रिलीज्ड ऑन एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन of an isolated gaseous और फिर क्या, एटम। तो यहाँ पर जो बुनियादी इसके अंदर फ़र्क है वो यहाँ पर डेफिनेशन में भी जाहिर हो गया। ये एडिशन के लिए है और ये एनर्जी रिलीज्ड के हवाले से है। फिर उसके बाद एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, क्वेश्चन बना लेते हैं। Which of the following is endothermic? Which of the following is endothermic process? आप ऑप्शंस देख लीजिए। लाइक ए ऑप्शन Na +1 फॉर्मेशन, बीटा ऑप्शन O-1 formation, C option O-2 formation, and delta option both A and C। ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन का क्वेश्चन है और एक कॉन्सेप्ट भी वाज़ेह हो जाएगा। देखिएगा प्लीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो बेटा ये तो एंडोथर्मिक है ही है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बेटा एक्सोथर्मिक है जैसा कि अभी हमने पढ़ा। ये भी क्या है, एंडोथर्मिक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर यह बात वाज़ेह हो गई कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 क्या होगी, एक्सो होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, एंड सो ऑन। बेटा ये क्या होगी, एंडो होगी। यहाँ पर एक बात जहन में रखें कि मैं एक्सेप्शन का वर्ड लिख रहा हूं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। यूजुअली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक, while second electron affinity and third electron affinity and fourth electron affinity they are going to be endothermic। अब आपका आंसर क्या बना, योर आंसर इज बोथ ए एंड सी। अगर मैं एक्सो की बात करूं तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, बीटा विल बी योर आंसर।